व्हाट इज अपडेट गाइस। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले लिमिटेशंस ऑफ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। यार पिछले वीडियो में पिछले ट्यूटोरियल हमारे ये वीडियो भी डीप लर्निंग कोर्स का मेरा हिस्सा है एंड टू एंड। और इस डीप लर्निंग कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये हमारा सेकेंड ट्यूटोरियल होने वाला है इस कोर्स का। और हम लोग ने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि डीप लर्निंग क्या है, उसका सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है, परसेप्ट्रॉन क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो हम लोग ने ये भी देखा था कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन होता क्या है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होने वाला है, क्या होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि हाउ विल आई सेपरेट द टू सेट ऑफ आउटपुट्स, ये एक एनालॉजी है, आप समझ सकते हो। ये एक एनालॉजी है, ठीक है। ये कोई भी हमारे उस चीज़ का हिस्सा नहीं है, ये सिंपली एक एनालॉजी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 4 आउटपुट्स हैं तो उनमें से आप इन दोनों सेट ऑफ आउटपुट्स, क्योंकि ये आप जानते हो कि ये सेट ऑफ आउटपुट एक सिमिलर है और ये सेट ऑफ आउटपुट सिमिलर है, लेकिन अगर आप यूं खींच देते हो एक लाइन तो आप सही से सेट ऑफ आउटपुट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या आप दो न्यूरॉन्स का यूज़ कर सकते हो? क्या आप 2 न्यूरॉन्स का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे? हाँ, कर सकते हो। ये रहा एक न्यूरॉन और ये रहा दूसरा न्यूरॉन। ऑफ कोर्स न्यूरॉन इज नॉट दैट बिग, बट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को यूज़ करोगे और बैक प्रोपगेशन के साथ। तो ये प्रोपगेशंस क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये सारे क्यों हम फॉरवर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये सारे फर्दर वीडियो में या फिर फर्दर वीडियोस में कवर होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये देखो आप, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो ये देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल भी मत गड़वाओ कि सिंगल लेयर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे हम लोग एक या एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स का यूज़ करते हैं। हिडन लेयर्स बता रखा है मैंने क्या होते हैं हिडन लेयर्स एक परसेप्ट्रॉन के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स होते हैं एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन एंड अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, एंड दैट्स ऑल सेम ऑफ अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। तो सेम स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स। x1 हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है x1, और ये रहा वेट 1। x1 इंटू वेट 1 प्लस बायस इसका समेशन होगा, और ये एक एक्टिवेशन फंक्शन या फिर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिवेशन फंक्शन से ये गुजरेगा और फिर आपको ये आउटपुट इस हिसाब से देगा। तो इस x1 इंटू वेट 1 goes through the summation function summation and then the transformation, and similar for all the neurons। और ये देखो आप यहाँ पे ये इसका परफेक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मैं ये बता दूँ ये खाली इतना नहीं है, इस पे भी आप ध्यान दे दो क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप कभी भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सबमिशन जैसे मैंने कहा था x1 इंटू W1, देखो W1 इंटू x1 इसका सबमिशन है और n से लेके i इक्वल टू 1 पे गया है। और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन या एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में मैंने बात कर रखी है, देखो 1/1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस बीटा एक्स। तो हाँ, तो माइनस बीटा एक्स, तो बीटा एक सिंपली यहाँ पे एक कोएफिशिएंट यूज हो जाता है और कुछ नहीं। और ये सेम हम लोगों ने देखा है कि ये वैल्यू हमेशा ऑफ कोर्स 0 या 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, इसलिए हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन को 0 और 1 के बीच में रखते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। और क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन कुछ इस तरीके का जनरली यूज होता है, इस वजह से वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू और e की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि 1/1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा x है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ दिस मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन वर्क्स। सो ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। इनका जो बीच का वेट है ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन स्टोर करने में।
और यहाँ पे हम लोग वेट को अपडेट करते रहते हैं। देखिए आप वेट अपडेट हो जा रहा है, इधर वापस अपडेट हुआ, यहाँ पे ये फिर अपडेट होता है और यहाँ पे फाइनली हमें दोनों क्लासेस के तौर पे आउटपुट दे देता है। तो बेसिकली अपडेटिंग द वेट्स इज द प्राइमरी वे द न्यूरल नेटवर्क लर्न्स न्यू इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज ओनली द वे हाउ द न्यूरल नेटवर्क लर्न्स न्यू इन्फॉर्मेशन। तो A set of inputs is passed to the first hidden layer। तो ये एक पहला hidden layer है हमारा, ये लाइन। The activations from the layer, यहाँ पे activation function काम करके दूसरे लेयर पे जाता है और ऐसे कर करके ये आउटपुट लेयर पे जाता है। I hope you understand. What is back propagation? I said I'll tell you what is back propagation. तो जो हमें लीड्स मिलती हैं उनकी प्रायोरिटीज के बेसिस पे हमें मैक्सिमम वेट देना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीड को। मतलब अब थोड़ा सा लॉजिकली आप फिर से सोचना चालू करो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो आपके पास कोई डेटा सेट है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, आप लोग इसको बस सोचना, ओके। आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट मान लो आपको दिया गया है, या आपका एक एम ऐसा है कि आपके पास ये एक एक्स फीचर है, एक वाई फीचर है और एक जेड फीचर है। ठीक है, तो इन तीनों पे आपको अपना एक मॉडल ट्रेन करना है या फिर एक न्यूरल नेटवर्क बनाना है इन तीनों फीचर्स के बेसिस में। और आपको हो सकता है आपको दिया हो कि आपको एक्स क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीड है एक्स, और आपको पता है कि एक्स हमारा जो इनपुट है वही मल्टीप्लाई होता है वेट से। तो इसको हमें सबसे ज़्यादा वेटेज देना है। तो इसके लिए हमें इस वेट को हमेशा बड़ा रखना है, और वेट को बड़ा रखने के लिए ही हमें बैक प्रोपगेशन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे लिखा भी है, In order to classify the leads on the basis of priorities, प्रायोरिटी के बेसिस पे कि हमें x ही चाहिए, we need to provide the maximum weight, सबसे ज़्यादा वेट उसी को देना होगा ताकि क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम लोग इसका यहाँ पे होता क्या है, ये पूरा चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ। जब ये एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरता है, यहाँ से ये जब ये क्लास में आता है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट होती है और हमारी जो एक्चुअल आउटपुट न्यूरल नेटवर्क देता है, वो हम लोग एक्चुअल डिज़ायर्ड आउटपुट में से माइनस करते हैं अपने एक्चुअल आउटपुट को और उसका समेशन देखते हैं। तो उससे हमारी और उसका स्क्वायर और रूट निकालते हैं, तो हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर निकलता है। वो एक सिंपली एक लॉस फंक्शन है। अगर आपको नहीं पता ये सब क्या है, तो आप मेरे मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर लो। पूरा कंप्लीट एंड टू एंड कोर्स विद प्रोजेक्ट्स डाल रखा है फॉर फ्री ऑन यूट्यूब विद अ वेबसाइट सपोर्ट विद ऑल फ्री सोर्स कोड। तो यहाँ पे आप लोगों को हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट, बेसिकली एरर कैलकुलेट करते हैं। अगर नॉर्मल वर्ड्स में मैं कहूँ तो बेसिकली हम लोग एक एरर कैलकुलेट करते हैं, और ये एरर को हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे? वेट को अपडेट कर करके, और वेट्स अपडेट होते हैं पीछे जाके ऑफ कोर्स। तो ये कहलाता है बैक प्रोपगेशन। तो यही लिखा है, फॉर दैट वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द डिजायर्ड आउटपुट। वेट्स को अपडेट करने के लिए हम एरर निकालते हैं, और इस डिफरेंस के हिसाब से, यानी इस एरर के हिसाब से हम लोग वेट्स को अपडेट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। द बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड। ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के लिए। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, इसमें फीचर लेबल चाहिए रहता है और भी कई थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल्स में सीख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हमारे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स जो एनिमल ब्रेन्स के पास होता है, जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स जो आप देख सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कंसिडर करके सीखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने
ये मान लो हमारा एक मॉडल है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट आवर न्यूरल नेटवर्क और मॉडल, ठीक है, ये तो सिर्फ एक एनिमेटेड फोटो है। तो ये मान लो हमारे इसमें कोड लिखा है, ये सॉफ्टवेयर है हमारा, अगर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में बदल चुका है हमारे मॉडल हमारे नेटवर्क को। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको डॉग्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों ने इसको ट्रेन किया है इतने इमेजेस से, ठीक है, ट्रेनिंग की है, ठीक है, ट्रेन करेगा, ये सीख चुका है सब चीज़। और ये सिंपली एक न्यूरल नेटवर्क का सिंपली एक एग्जांपल है। और अगर आप फिर इसको एक इमेज इनपुट देते हो और फिर आप बोलते हो कि इसमें से डॉग को आप हाईलाइट कर दो, और हाईलाइट का ऑफ कोर्स आप एक फंक्शन लिखोगे, आप सर्कल ड्रॉ करोगे, आप उसको एक स्क्वायर बॉक्स में डालोगे, ये ऑफ कोर्स आप एक फंक्शन लिखोगे, पर आप बोलोगे कि डॉग को हाईलाइट करो, मैं बोलता हूँ कि डॉग को हाईलाइट करो। तो आपने कोई सी भी इमेज, फॉर एग्जांपल ये इमेज आपने इनपुट में दी, तो ये जो है भाई साहब अपने मॉडल से इस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ हमारी डॉग है, और उस डॉग पे यार बोलेंगे कि देयर इज वन डॉग इन दिस पिक, इट मीन्स दैट इट इज क्लासिफाइंग बिटवीन ह्यूमंस एंड डॉग्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, बहुत आसान है, अ कलेक्शन ऑफ परसेप्ट्रॉन्स। अभी हम लोगों ने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स पढ़ा, तो देखो यार मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ही आपको लगभग हर जगह दिखेगा। और बेसिकली जो परसेप्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर मल्टी लेयर मतलब क्या, हिडन लेयर ज़्यादा है और कुछ भी नहीं, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर में यही फ़र्क है बस, बाकी मेन रोल तो ऑफ कोर्स परसेप्ट्रॉन्स का ही होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ कलेक्शन, परसेप्ट्रॉन्स का जो कलेक्शन होता है वही कहलाता है एक न्यूरल नेटवर्क, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, टू बी नोटेड। एंड ऑफ कोर्स द सेम थिंग, x1 इंटू W1 बायस ऐड होता है, ये समेशन होता है, ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू जाता है ये, और आउटपुट प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करता है। क्यों फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स का हम लोग यूज़ नहीं करते, और ये क्या है, क्या ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। A trained feed-forward network can be exposed to any random collection of photographs, and the first photograph it is exposed to will not necessarily have alter how it classifies the second. अब आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे हमारा मॉडल इस तरीके से यहाँ पे ट्रेन हो रहा है, अभी आप लोगों को ये आगे और अच्छे से समझ में आएगी। तो टी टाइम में आपका आउटपुट है ये, और t-1 में आपका आउटपुट है ये। और अगर ये कैलकुलेशंस करे और डॉग को बता दे एलिफेंट और एलिफेंट को बता दे डॉग, क्योंकि देखो एलिफेंट और डॉग का कोई रिलेशन नहीं है। और जब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स ट्रेन करते हैं ना अपने मॉडल को, तो वो एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल पे एक एनालॉजी देना, और उस वेरिएबल पे वो कैलकुलेशंस करके दूसरे दूसरे डेटा पे या फिर फोटोज़ पे या फिर जो भी आप कर रहे हो इमेजेस पे, वो दूसरे उसी वेरिएबल से रिलेट करके वेरिएबल्स बनाते हैं। तो उसको पता है कि ये टी पे तो एलिफेंट ही है और t-1 पे डॉग ही है, लेकिन अगर मैं फिर एक एलिफेंट की पिक्चर t-1 पे डालूं तब ये बता देगा कि ये तो डॉग है। तो इस हिसाब से इसका कोई रिलेशन नहीं है। देखो, सीइंग फोटोग्राफ ऑफ अ डॉग विल नॉट लीड द नेट टू परसीव एन एलिफेंट नेक्स्ट। वापस अब आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। जब आप बुक को रीड करते हो तो आप अपनी प्रीवियस वर्ड्स के अंडरस्टैंडिंग के साथ देखो, क्योंकि देखो आपने पढ़ा, मान लो आपने कोई बहुत एक चैप्टर पढ़ा, एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा या फिर एक स्टोरी पढ़ी आपने, तो अगर आपने उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो जनरली उसका इंट्रोडक्शन होता है वो नहीं पढ़ा, तो आपको पूरी स्टोरी अगर आपने पढ़ी तो वो पूरी स्टोरी आपको नहीं समझ में आ सकती है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लो, इनपुट एट t+1, तो t+1 पे इसने इनपुट किया, t+1 मान लो कोई टाइम है, t फॉर टाइम है, और t+1 नामक एक टाइम पे हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, मतलब कंप्यूटर ही पढ़ रही है। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारा वैसे ही मॉडल ट्रेन होगा और आउटपुट निकलेगा t+1 पे। तो देखो आउटपुट t-2 भी हो सकता है
आउटपुट एट t-1 भी हो सकता है और आउटपुट एट t भी हो सकता है, तो ये तो इसको प्रेफर करेगा। लेकिन ये जो आउटपुट्स हमारे 3 निकलेंगे, ये जो 3 क्लासेस हैं, ये इंडिपेंडेंट है पहले के इनपुट्स प्रीवियस आउटपुट से। ये जो आउटपुट है t-2 पे, इससे t-1 का कोई रिलेशन नहीं है। जो आउटपुट है t पे, वो t-1 से कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली जो आउटपुट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है प्रीवियस आउटपुट्स के। तो ये यहाँ पे ये जो है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स, अगर आपको कोई सेंटेंस है और उसका एक नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है, तो अगर आप ये पहले से रिलेशन ही नहीं बैठाओगे तो आप दूसरा वर्ड प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो ये लिखा है, ये फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये सिर्फ सिंपली एक एग्जाम्पल है, ये सिंपली एक एग्जाम्पल है कि आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस इफ आई यूज फीड फॉरवर्ड नेट्स। मैं बिना पहली की वर्ड्स को पढ़े मैं आगे का वर्ड प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, एंड दैट इज द ट्रुथ। सो अब इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करें? आउटपुट एट t-1, इनपुट एट t-1 ए के अंदर गए, फिर इन्फो फ्रॉम इनपुट एट t-1, यहाँ पे हमारा वेरिएबल अपडेट हो रहा है। देखो यहाँ पे फिर से ये वेट मान के चलना, और देखो ये वेट अपडेट हो रहा है। इनपुट एट t-1 लिया, फिर इसने आउटपुट एट t-1 लिया, उससे सीखा, फिर उसने इन्फो ले लिया इनपुट एट t-1 का, और फिर आउटपुट एट t लिया, इनपुट एट t लिया, फिर उसने इन्फो फ्रॉम इनपुट t का लिया। तो इसने इन्फो ले लेके n नंबर ऑफ टाइम्स तक ऑफ कोर्स इसने एक जनरलाइज्ड आउटपुट निकाला, इनपुट ये, फिर उसके बाद सारे पॉसिबिलिटीज को देखते हुए एक फाइनल आउटपुट देगा जो आपकी एक अच्छी वो होने वाली है। तो गाइज यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ताकि आपको इस डीप लर्निंग कोर्स के और ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और थैंक you for watching my video, and I will see you next time.